बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ अहम इजलास हुआ है। मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल भी दे दी गई है, जिसका ऐलान भी जल्द मुतवक्किल है। जबकि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी पर बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई है। हुकूमती अखराजात में कमी भी की जा रही है। मईशत पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? ये तो सियासी बयान है। 5 साला मुआशी प्लान तो मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या बना रही है, क्योंकि इसमें बड़े अभी उतार चढ़ाव हैं। मुल्क की मईशत जो है वो ठीक करना आसान काम नहीं है। एक तो एलीट कैप्चर, दूसरा जो है वो ये फिर वही बात अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। आप जितना मर्जी फिर वही मतलब वही मैं तो रिपीट ही करता रहता हूँ बात, जब तक एक जानवर पड़ा हुआ है कुएं में कुछ ठीक नहीं होगा। आप सिस्टम को रिफॉर्म्स करें और उसके बाद आप देखें कि ऐसे चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं। आपने अपने नौजवानों को कुछ देखे जाना है ना, यूथ को, अगली नस्ल को, तो उनको क्या देखे जाएंगे कि ये 1994 के अंदर हमने साइन किए थे IPP मुआहदे, और वो 2024 के अंदर और उसके आखिर तक जो है, इसलिए आपका बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं घरों में और डॉलरों में पेमेंट्स हो। मतलब मैं इस पर अब बस जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस शुरू हुआ है जो कि जनरल फैज से स्टार्ट हुआ है। और इसमें अब कोई देखें, जब जनरल फैज का नाम आ गया और उनके साथ ब्रिगेडियर्स भी हैं और पता नहीं क्या कितने लोग और हैं, कोई भी आ गया, तो फिर वो अब यहाँ पे सब जो है ना जो है वो मतलब अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुकद्दस गाय है इस मुल्क में, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ठीक है, और वो जो है वो, और मैं तो बल्कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं इंसान, ख्वाहिशात में क्या ये अकाउंटेबिलिटी इस तरह से भी होनी चाहिए कि क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब हैं लोग। जो मैं हमेशा मैं वो बात कहता हूँ कि जो इकोनॉमिक हिटमैन है उसमें वो बंदा कहता है कि नाहल लोगों को कुछ ना करो, नाहल इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो किसी खास जगह पे लगा दो, वो खुद ही तबाह हो जाएगा। वो बेशक करप्ट ना हो फाइनेंशियली, वो नाहल हो, अदारा तबाह हो जाएगा। और करप्ट हो तो फिर तो क्या बात है। तो ये नाहलियत वाली जो चीज़ है ना कि अहलियत नहीं है और प्रमोशन होते चले गए और ये होते चले गए और ये होते चले, क्यों? ये उसके जानने वाला है, ये उसके जानने वाला है, ये उसके मामे का पुत्र है, ये उसके चाचा का पुत्र है, ये प्रमोशन होते जा रहे हैं। कोई कहीं लग गया, अच्छा ये प्रमोशन डजंट मीन कि सिर्फ ये मैं कुछ सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ या सिविल मिलिट्री पे नहीं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं हो रही, ये प्रमोशंस की बात हो रही है। जो आपका जो हमारा एलीट तबका है ना, उसमें भी तो अजीब सूरत हाल बनी हुई है। ये जो, और मैं ज़रा यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता, हम तो खैर किसी खाते में नहीं आते, चीफ जस्टिस साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मोहसिन नकवी साहब से और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से एक 10 बजर तक गुजारिश है उनसे। मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ पहुंच पाएगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी। ये ज़रा चेक करें कि ये हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में ये आइस का नशा कैसे आ रहा है। ये पिछले चंद, ये मुझे तो यहाँ मैं इस्लामाबाद में मुझे कुछ साल हुए हैं, आ गया हूँ मैं, वो मैं शिफ्ट हो गया हूँ बाहर से, लेकिन ये पिछले चंद सालों में जो है, पहले तो मैं सुनता था और मुझे तो नहीं इसका इल्म था, लेकिन फिर मुझे इसका ग्रेजुअली अंदाज़ा होने लगा कि यहाँ पर आइस नामी कोई चीज़ है। फिर वो क्या है उसको देखा, फिर वो इतनी ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों में उसे कौन यहाँ पे बेचता है। वो स्कूल कॉलेजों के बच्चों को आइस पे, और स्कूल कॉलेज यूथ में, और वो स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में
ये आइस का नशा कैसे हो रहा है? तो मेरी गुजारिश है इस पे, बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये आइस को पकड़ें, ये इनके पीछे कौन है? ये मुझे तो, मेरे लिए शॉकिंग है ये। मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे अपने वक्त में भी, या इस वक्त भी मुझे, अब मैं कुछ दिनों से फिर दोबारा कि जी वो आइस का होता है, इधर उधर, इधर मिलती है आइस, उधर मिलती है आइस, यहाँ होता है, तो मैं कहता हूँ ये इसको जरा चेक करें प्लीज खुदारा कि ये आइस कहाँ से, ये नशा कहाँ से आ गया है। मतलब एक सिगरेट, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि सिगरेट नाम की कोई चीज़ स्कूल कॉलेजों में कोई पिए, तो ये तो यहाँ पे तो आइस का नशा आ रहा है। तो ये मेरी गुजारिश है और मैं तवक्को करता हूँ कि इसका भी कोई नोटिस लेगा इसके ऊपर भी। ये यहाँ बन रही है, कहीं सरहद पार से आ रहा है, ये क्या है? स्कूलों कॉलेजों तक कैसे पहुँच रहा है? ये तो मुनज़्ज़म तरीके से पहुँच रहा है ना। तो इसको ज़रा देखें प्लीज़, मेरी गुजारिश है। दूसरी बाकी तो ये कि ये मैनमेड क्राइसिस, ऊपर पकड़ धकड़, ये चलेगा भी, सिलसिला अच्छा है वो जो इसमें है, वो फारिग हो, मुल्क ठीक हो। नीचे जो है ना बस वो अब ये कि ये बजट और महंगाई और ये सारी चीज़ें, मतलब ये ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, जब अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू होगा ना, ये सिस्टम्स भी पकड़े जा रहे हैं, मकड़े के जाले टूटेंगे इसमें। किसी भी अदारे, अगर फौज के तो कोई मतलब अब जो भी है वो मतलब हो जाए इसमें, ठीक है ना। और एक अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में, कड़ा एहतसाब बिल्कुल बहुत बड़ा ज़रूरी हो गया, और कड़ा हो रहा है ना। जब ये इस लेवल पे लोग अरेस्ट हुए हैं तो फिर तो बस बात, फिर तो मतलब अब कोई मेरे ख्याल से वापसी का रास्ता नहीं है। रियासत के पास बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा हो रहा है, और इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। आइस पे देखें कि आइस के पीछे कौन है, या इसके पीछे भी कोई बहुत ही बड़ी कोई गुर्गे निकलेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा इसमें तो बहुत इन्हीं नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात। दूसरी जो बात है वो ये कि खिते में सूरत हाल बहुत ऐसी है कि बहुत वोलेटाइल हालात हैं, और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो आज रात या कल सुबह किसी वक्त इसराइल पहुंच जाएंगे, और फिर उनकी नेतन्याहू से मुलाकात है, और फिर उनकी गालिबन वो कहरा जाएंगे या दोहा जाएंगे, और किसी और मुल्क का दौरा भी कर सकते हैं। यानी अब वो अगले चंद रोज़ जो हैं वो मशरिक़ी वुस्ता या मगरबी एशिया में ही गुजारेंगे, और इस दौरान जो है वो एक उम्मीद की जो किरण है वो ये फूटी हुई है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात कही है कि, और ये बात कुछ नज़र भी आ रही है अभी तक, कोई एक्सीडेंटल बीच में कोई गड़बड़ ना हो तो ना हो, लेकिन ये कि उनकी तरफ से ये बात है कि हम इससे ज़्यादा करीब मुआहदे के नहीं पहुँचे कभी भी, जितना इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये जंग बंदी, और जो अल्टीमेटली जंग बंदी तो मैं क्या कहूँगा, जहरियत का खात्मा, और साथ उसके ये कि दो रियासती हल की तरफ, और इसमें जो है वो ये सारे डिप्लोमेट्स यहाँ मौजूद हैं। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जो है वो पहले तो उन्होंने मुलाकात की थी, पहले वो इसराइल में थे, फिर वो इजिप्ट, फिर वो लेबनान, तो वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। और सेक्रेटरी ख़ारजा ब्रिटेन के वो भी इस खत्ते में, और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन अब आ जाएंगे तो सेक्रेटरी ब्लिंकन वो करवा के जाएंगे। इसकी जो तारीख रखी गई है जिसका भी ऐलान नहीं हो रहा कि ये, अच्छा एक बात तो उसमें यह है कि गैर एलानिया जो हंगामी मरकज़, या उसको आप कहें, उसको जो भी नाम देना चाहें उसको, वो कायम हो गया है काहिरा में, और वो बिल्कुल काहिरा और जो गज़ा रफ़ा बॉर्डर है उसके करीब एक बहुत बड़ा सेंटर जो है वो तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है, और वो तकरीबन वो मतलब वो, और वो उस सूरत में जैसे ही ये मुआहदा साइन होगा तो उसके बाद वहाँ से डॉक्टर्स और होस्टेजेस
की जो रिलीज़ होगी और फिर कैदियों की जो रिलीज़ होगी, और तो ये सारा उसके लिए वो काहिरा में उसकी तैयारियां हो रही हैं। और ये बुध के रोज़, अच्छा, डेलीगेशन सारे वापस नहीं गए, ये ध्यान में रखें। ये काहिरा, सब काहिरा में मौजूद हैं इस वक्त, और काहिरा में जो है वो इसराइल के लोग भी हैं, वहाँ पर अरब ममालिक भी हैं, वहाँ पे मेरी इतला के मुताबिक तुर्की के लोग भी हैं, मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे अमेरिकन भी हैं, और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के जो अहदेदार वो भी सारे मौजूद हैं। और वो जो है वो वहाँ पर ये जो जो जब रिलीज़ होंगे, वहाँ से एक कैदी रिलीज़ होगा, यहाँ एक यरगमाली रिलीज़ होगा, यहाँ से कैदियों की, वो सारा जो प्रोसेस है, जो ये जो ऑफिशियल्स हैं ये मौजूद हैं, लेकिन जो CIA के डायरेक्टर और बाकी सारे लोग भी इसी खत्ते में हैं, लेकिन जो बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे दोबारा वो बुध के रोज़ शुरू होंगे। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है उससे पहले यहाँ इधर ही रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि बुध के रोज़ जो इंडिकेशन ये है कि इस हफ्ते जो अगला हफ्ता है, आने वाला हफ्ता, उसमें ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। हमास जो है उनका कहना ये है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा इत्मीनान नहीं करते, क्योंकि पहले भी हमें धोखा दिया जाता रहा है। वो जाहिर है कि क्योंकि देखें, आज उन्होंने 10 लोग जो हैं, इन्होंने कहा कि हमने, इसराइल ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि कल उनकी वीडियो जो रिलीज़ हुई है जो सुरंगों की, तो उससे तो एक सनसनी फैल गई है, और हैफा खाली होना शुरू हो गया, क्योंकि ये हैफा के लोग ये समझ रहे हैं कि हम ये सुरंग हमारे नीचे है, यानी बंदरगाह उड़ा देंगे। वो जिस तरह बैरूत में हुआ था, तो यहाँ तो पेट्रोकेमिकल्स भरे हुए हैं ना, बहुत पेट्रोकेमिकल्स हैं हैफा की बंदरगाह पे, तो वो एक चिंगारी भी वहाँ पे गई तो वो पूरी कोस्टल लाइन उड़ जाएगी। तो लेकिन यहाँ जो इसराइल की, अब जाहिर है कि तल अवीव इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हैफा पे इतनी फौज है नहीं। हैफा वैसे भी नक्शे में आप देखें तो करीब है, बहुत ज़्यादा बैरूत से थोड़ा सा डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये जो है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बुध के रोज़ ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। फ्रांस मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने 2 दफ़ा ईरान से बात की है कि आप इसमें इस दौरान अटैक ना करें। ईरान की तरफ से सरकारी तौर पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक अमूमी तासुर यही है कि ईरान इंतज़ार करेगा, देखेगा कि मुज़ाकरात, कल को ये ना हो कि इन मुल्कों के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हो जाए कि भाई आपकी वजह से जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो कतर ने ईरान से बात की है कि आप इसको डिले करें, और साथ ही अमेरिका को भी बता दिया कि ईरान तैयार, मतलब फिर उसके बाद जो होगा वो फिर मतलब कोई भी उसको काबू नहीं कर सकेगा हालात को। दूसरी बात जो ये है कि हमास ने भी इसी तरह ये बात की है कि भाई मतलब है कि हम उसी पे जाएंगे जो पुरानी, क्योंकि नई कंडीशन, बड़ी अजीब सी कंडीशन, नई कंडीशन जो उन्होंने डाली है ना, ये जो नया मुसव्वदा है, इसका ताल्लुक हमास से कम है, इजिप्ट से ज़्यादा है। उसमें यह कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे रहेंगे जो इसराइली फ़ौज रहेगी, तो इसीलिए वो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं कि भाई इसको, वो इजिप्ट ने कहा होगा ना हमास से कि तुम इस पर रौला डालोगे, हमारी बात नेतन्याहू नहीं सुन रहा। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिर कॉल की प्रेसिडेंट सिसी को, अलग से टेलीफोन पे बात की उनसे दोबारा। तो अब काहिरा का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया, कतर का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। कतर ने एक और, कतर में एक काम हो रहा था, होते होते रह गया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसमें लेकिन अब ये है कि ये जो अब ये बुध के रोज़ तक यहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत डेवलप होती है। इन्होंने निशाना बनाया 10 लोगों को, और इन्होंने कहा कि हमने हमास के लोगों को, इसराइल ने बॉम्बिंग की जनूबी लेबनान में। उन्होंने 55 रॉकेट दाग दिए जवाब में, पूरे जो तल अवीव इधर उधर, आयरन डोम। अब देखें ना होता क्या है, होता है ये उधर से रॉकेट इतनी कॉस्ट नहीं होती है रॉकेट की, वो रॉकेट मारते हैं, इधर तो आयरन डोम पता नहीं कितने बिलियन का, तो वो इकोनॉमी बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल पटा बैठ गया है, ठीक है। और इसराइल भी इससे ज़्यादा जो है वो उसमें भी सख्त नहीं है, क्योंकि वो आयरन डोम ही खा गया। तो मिसाइल इधर से होती आ रहे हैं, उधर से वो मार रहे हैं, उधर से वो मार रहे हैं, मतलब वो तो एक फैसलाबाद का घंटा घर बना हुआ है ना इसराइल इस वक्त। तो कोई इधर से बजा देता है, कोई उधर से बजा देता है उसको। तो वो जो है वो
ये अब देखते हैं कि ये अगले 3-4 रोज़, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन की मौजूदगी में जाहिर है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन भी एश्योरेंसेस पे आ रहे हैं। वो सेक्रेटरी ब्लिंकन से तो आपको पता है, सेक्रेटरी ब्लिंकन से सऊदी वाली एक खबर आई थी कि वो नहीं मिले थे कि भाई आप बात करें दरमियान में, ये मतलब बड़ा मसला हो गया है। तो सऊदी अरेबिया, कतर, इन मुल्कों ने बड़ी पोजीशन लेके और यहाँ पे ये खड़े हो गए हैं आके, और देखते हैं कि अब ये, और रशिया और चाइना भी ऑन बोर्ड है इस मामले पे कि अब मज़ीद ये देखा जाए, मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक दूसरा वाक़या, इसी से बिल्कुल रिलेटेड वाक़या, और वो हो रहा है यूक्रेन में। और यूक्रेन में ये अच्छा इंटरलिंक्ड हुआ है, इंटरलिंक्ड है ना सारे वाक़यात। रशिया इधर भी, उधर रशिया इधर सीरिया में मौजूद है, उधर जो है वो यूक्रेन से लड़ाई हो रही है। तो यूक्रेन जो है वो आगे, यूक्रेन ने चढ़ाई कर दी, जो हम सुन रहे थे ना 3-4। अब यूक्रेन ने जो आगे सारा कुछ किया, वो पता चला है जनाब कि यूक्रेन और रशिया के एक खुफिया मुज़ाकरात होने वाले थे। अच्छा, और वो मुज़ाकरात पहले नहीं थे, इससे पहले इस्तांबुल में हुए थे, जिसके नतीजे में वो गंदुम की सप्लाई शुरू हुई थी। देखिए वो जो गंदुम, जो अक़वाम मुत्तहिदा, जो रशिया ने कहा था कि गंदुम खोला था और बड़ा ज़बरदस्त हो, तो इससे पहले इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी जंग शुरू होने के बाद, यानी फरवरी 2022 के बाद। तो इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब इनकी दोबारा मुलाकात होनी थी रशिया की और यूक्रेन की, और वो होनी थी सीज फायर पे। यानी मैं यहाँ पे जो कोट कर रहा हूँ वो मैं कोट कर रहा हूँ वॉशिंगटन पोस्ट 15वीं स्लाइड, दोबारा बड़ी कमाल स्टोरी है। और होनी कहाँ थी? कतर में ही। यानी कतर में पहले तालिबान, फिर ये अब जो है ये पहले तालिबान मुज़ाकरात, फिर उसके बाद ये जो सीज फायर मुज़ाकरात, और साथ ही कतर में मुज़ाकरात होने थे पहले पार्शियल सीज फायर के जी एक आर्जी, अगर हम इस स्टोरी को देखें, एक आर्जी जो है वो पहले जंगबंदी होगी, और वो जंगबंदी इस तरह से होगी कि पहले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ना रशिया की तरफ से और ना ही जो है वो ये कतर में होनी थी। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि यूक्रेन ने बीच में, वो ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात जो होने लगे हैं, तो उन मुज़ाकरात में मेरी पोजीशन तो वीक है, तो मैं एक चढ़ाई कर देता हूँ, पूरी चढ़ाई करता हूँ, और चढ़ाई करने के बाद जो है वो मैं सबको बताऊंगा कि देखो मेरी पोजीशन अच्छी होगी। तो वो पूरी फौज हमने लेके घुस गए अंदर। रशिया जो है वो उसमें रहा कि ये तो हमारी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दरमियान में मुज़ाकरात करवा रहा था अमेरिका और ये वेस्टर्न ममालिक सारे। इन्होंने कतर से रिक्वेस्ट की हुई थी खामोशी से। देखिए ना, अब अजीब किस्सा है। कतर से रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप ये सीज़फायर करवा दें किसी तरह, यूक्रेन की और रशिया की जो है वो, लेकिन वो होनी थी वही चाइना फार्मूला के, जहां पर जो है वो तो कतर, उसमें ज़ेलेंस्की की तो पिटाई हो रही थी। अब हुआ ये कि जनाब ज़ेलेंस्की साहब ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो उसके नतीजे में वो जो मुआहदा था, ठीक है, ये जो है ये, और उसके साथ ही यूक्रेन ने कहा कि जी जो हमने ये जो गार्डियन, ये हमने इसलिए चढ़ाई की अंदर ताकि ये फेयर टॉक्स हो सके हमारे साथ। हम जो मुज़ाकरात में बैठे हैं तो हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो बराबर की सतह पे हों। अच्छा, अब इशू ये, तो आगे से वो पोक्रोजोव के इलाके में रूस ने चढ़ाई कर दी। वो जवाब में उन्होंने कहा ऐसी, मतलब ये कैसे की तैसी, ये क्या भाई, आपने उधर मुज़ाकरात के लिए दोहा में, अच्छा दोहा में ही मुज़ाकरात होने, कमाल देखें आप। सीज फायर, और ये टोटल सीज फायर की तरफ जा रही थी कि जंग, बाइडेन इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि ये जंगें दो जो छिड़ी हुई हैं, एक तो जाहिरियत है, कत्ले आम है, वो बंद हो, और एक ये, उसके लिए फिर दोहा से रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, उसमें अरब ममालिक भी थे। ये ज़ेलेंस्की पहुंचे थे ना सऊदी अरेबिया, और इधर उधर दाएं बाएं मेरी जान बचाओ, जंगबंदी कराओ, जंगबंदी करो। वो रशिया तैयार हो गया, इन्होंने चढ़ाई कर दी रशिया, फिर रशिया वापस आ गया ऊपर। अब जना वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ये तो सीक्रेट टॉक्स होनी थी, दोहा में ही होनी थी, यूक्रेन और रशिया की। अच्छा, आप जरा वक्फा लें, एक साजिश हो रही है, एक हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, और वो हुकूमत जो है, आप जरा वक्फा लें जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। और सीआईए गालिबन सियासत कर रही है, गालिबन। अब वक्फा लें जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क को जो है 28 अगस्त को मुल्कगिर एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा गया कि ताजिर रहनुमा भी उनके साथ होंगे। देखें, ये बिजली के बिल, महंगाई जो मुल्क में तूफान आया हुआ है जी। और ये तो कितना कर्जा आप कहाँ से लेंगे, कहाँ से ये डॉलर्स वापस होंगे, ये तो इसके ऊपर तो फिलहाल क्या मजीद बात की जाए। लोग परेशान हाल बैठे हैं और ये जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, और रिफॉर्म्स करना ला हासिल है जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उस सबको एक तरफ करके वही 2-3 बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 2-3 बातें। एक तो ये है कि जो टेलीफोन कॉल हुई है ना इनकी प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट सीसी की, उसका जो लास्ट जो रीड आउट है, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है। उसको उसमें जो अगर हम दिखा सकें 6 स्लाइड, तो ये प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक तो बात की है ना मजमूई तौर पे, ठीक है ना, इन्होंने पूरी, लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ है ना उसमें सूडान का जिक्र हुआ है। अच्छा, सूडान के अंदर, सूडान को बिल्कुल इस वक्त इस पूरे रडार में सूडान को और अफ्रीका तो बिल्कुल आप सेंटर पे रखें। और सूडान में जो है वो वही 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। एक उनकी अब्दुल फतह बुरहान जो कि उनके फौज के सरबराह हैं, और दूसरे उनकी पैरामिलिट्री, ठीक है, जिन्होंने दारफोर में हेल्प की थी, तो उसके बाद उनकी भी ऑफिशियल पोजीशन हो गई थी, दगोलो हम तीजे कहते हैं। लेकिन यह है कि वो जो है इनको इनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश हो रही है। अब ये इस वक्त जो है ये ग्रुप काबू नहीं आ रहे दोनों। सऊदी अरेबिया ने इनको सुलह करवाने की कोशिश की, फिर इनके दरमियान जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने सुलह करवानी। अब यह है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक अमेरिका ने मीटिंग कॉल कर ली। अब वो मीटिंग जो है वो कॉल कर ली और लाहासिल मीटिंग कॉल की, लाहासिल। उसकी वजह ये हुई कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी सारे मुल्क पहुँचे स्विट्ज़रलैंड में, ये दारफोर, सूडान में जंग बंदी के लिए, और सूडान की फ़ौज नहीं पहुँची, यानी फ़ौज के नुमाइंदे नहीं पहुँचे अब्दुल फतह बुरहान के। वो कहते हैं हम तो नहीं पहुँचे। RSF जो दूसरा ग्रुप है, पैरामिलिट्री, आपस में लड़ रहे हैं ना, यानी पैरामिलिट्री फोर्स और फौज आपस में फटा है उनका, और बीच में खुद। तो अब ये जो है, ये अब आप देखें कि ये जो शिल्कुल औसत है उसने ये क्या खबर लगाई है, ये अजीब खबर है। वो ये कहते हैं कि जी 11th US टू कन्वीन सूडान टॉक्स इवन विदाउट खरतूम। अब ये स्विट्ज़रलैंड में सारे पहुंच गए, खरतूम ही नहीं है। खरतूम का मतलब ये है कि वो नहीं है, यानी अब्दुल फतह बुरहान नहीं है। RSF वाले जो हैं, जो पैरामिलिट्री वाले हैं, उन्होंने अपना छोटा सा एक डेलीगेशन भेज दिया, नन्ना मुन्ना सा, वो बाकी पहुंचे हुए सारे लोग वहाँ पे सूडान में पीस प्रोसेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वहाँ और 80 बंदे और मार दिए वहाँ। आज जो RSF है उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने सूडान में, तो सूडान के हालात ख़राब हो रहे हैं। इसीलिए लेकिन तवज्जो सारी इस वक्त चूँकि गज़ा के कत्लेआम पे है, लेकिन वो इस दौरान वहाँ पे खाना जंगी ख़राब, मतलब बढ़ गए, मामला ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अच्छा, राइटर्स ने कैसे लगाई ये खबर, इसकी 10 स्लाइड देखें। सूडान पीस टॉक्स बिगिन इन स्विट्जरलैंड डिस्पाइट आर्मीज नो शो। ओ भाई, आर्मी ही तो लड़ रही है, आर्मी का ही तो फड्डा है RSF से, तो ये आर्मी नहीं है तो फिर किसके साथ बात किससे हो रही है? एनीवे, अच्छा, तो बहरहाल अब इशू ये है इसमें कि जो तो यूक्रेन की और इनकी टॉक्स होनी थी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि यूक्रेन और रशिया की टॉक्स होनी थी जो सीज फायर तक जानी थी। पहले ये कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए, दूसरे लेवल पे ये कि कंप्लीट सीज फायर हो जाए और जल्दी हो जाए। इन्होंने जनाब चढ़ाई कर दी ज़ेलेंस्की साहब ने कि मैं किसी अच्छे उस पर जाऊं और उसके बाद मैं जाके बताऊं कि भाई, क्योंकि इलाके तो सारे निकले हुए थे, तो इन्होंने वहां चढ़ाई की। रशिया पलट के वापस आ गए और अमेरिका कह रहा है कि ये तो सत्यानाश कर दिया ज़ेलेंस्की ने। फिर ज़ेलेंस्की फंस गए। मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता उस वक्त तक क्या हालात होते हैं वहाँ के। लेकिन इस दौरान जो है वो जर्मनी ने एड बंद कर दी है यूक्रेन की। ये वो वाली एड है वो जो $300 अरब सीज हुए थे, फिर G7 का इजलास हुआ था, उन्होंने कहा तुम लोन दिया करेंगे उसमें से निकाल के, तो वो एड बंद कर दिया। लेकिन उसकी एक और वजह हुई है, वो ये वजह हुई है कि यूक्रेनियन बंदा जो है, एक यूक्रेन आके छुप गया है। वो पहले पोलैंड में था, और पोलैंड में ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं, अगर हम देखें ना यूरोप का नक्शा देखें, तो रशिया से यूरोप आने वाली पाइपलाइंस का जाल है, पूरा जाल बिछा हुआ है। कोई यूक्रेन आगे पीछे, वो गैस जो है ना बहुत ज़्यादा
यूरोप की जो है वो आती है, पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, जाल है पूरा, लेकिन वो सारा का सारा जाल जो है वो आता है यूक्रेन के जरिए। अब ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी वो पहले भी बात कर चुके हैं, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 जो कि तकरीबन तैयार था, और ये बेल्टिक सी से डायरेक्ट आ रहा था यूरोप, यानी डायरेक्ट आ रहा था जर्मनी, बाईपास करता हुआ यूक्रेन को बाईपास करता हुआ। ये देखें जाल कैसा है, ये रशियन पाइपलाइन बिछी हुई हैं, पाइपलाइनिस्तान, ठीक है। तो इसको बाकायदा एक ज़माने में ये इसका नाम कॉइन हुआ था इस पूरे रीजन का, पाइपलाइनिस्तान। ये सारी पाइपलाइन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये इधर उधर, एनीवे। तो ये जो है ना, ये अब हुआ ये कि ये जो पाइपलाइन बिछी, ये प्रोजेक्ट ये था कि ये यूक्रेन और पोलैंड और लैटविया और इस्टोनिया, इनको बाईपास करते हुए रशिया से सीधे जर्मनी आ जाए, ये सारे मुल्क बाईपास हो जाएं। अब यानी ना यूक्रेन के पहले कुछ पढ़ना है ना बाकी मुल्कों के पढ़ा। वो इन्होंने पहले भी इतराज़ था इनको कि ये डायरेक्ट डायलिंग होगी रशिया के साथ। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट रोक दिया, फिर वो जो दूसरी पाइपलाइन थी जो बनी हुई थी, गैस आना बंद हुई थी, तैयार हो गई थी पाइपलाइन, इन्होंने धमाका चढ़ा दिया। अब डेनमार्क स्वीडन ने उस पर इंक्वायरी बंद कर दी जनवरी में, लेकिन जर्मनी लगा रहा, इंक्वायरी करता रहा। आखिर में एक यूक्रेन का बंदा पकड़ा गया, यानी पकड़े तो हमारा आइडेंटिफाई हो गया। वो पोलैंड में, उन्होंने पोलैंड को वार्निंग दिखाया, वो भाग के वो यूक्रेन में आ गया। एक वो फटा पड़ा है, तो जर्मनी ने एक तो एड बंद की और साथ ही उसके बंदे के वारंट निकाल दिए कि यूक्रेन इसमें इन्वॉल्व था, ये जो बम धमाका हुआ है, ठीक है। और इसमें कोट कर देते हैं 19 जुलाई फाइनेंशियल टाइम्स, जर्मनी इशूज अरेस्ट वारंट, ठीक है, ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। लेकिन ये है कि ये तो कितने फड्डे हैं, आप सोचें कितने झगड़े, कहाँ वेनेजुएला से शुरू करें, सूडान आ जाएं, ये खुदा करे ये मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन आए, उधर यमन के अंदर दोबारा टर्मोइल है, ये सारा यूक्रेन, रशिया आगे पीछे, लेकिन दरमियान में ये बांग्लादेश के अंदर आप देखें, उधर म्यांमार आगे सारा क्राइसिस। लेकिन जो रशिया का स्पुतनिक, उनका मीडिया है रशिया का, हम उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो वो ये खबर, और ये खबर वो इंडिया से दे रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता इंडिया में जो मीडिया की सिचुएशन है कि ये खबर जो है ये इंडिया की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसकी मर्जी के बगैर फाइल हो। तो उन्होंने ये रशिया के मीडिया के थ्रू दी है खबर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया रशिया का स्पुतनिक। अब ये खबर ये है, अगर हम देखें 23rd, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खबर यह है कि अमेरिका जो है वो मोदी सरकार गिराने जा रहा है। अमेरिका मोदी सरकार गिराने जा रहा है। अच्छा, अब ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। स्पुतनिक, ये कोई चीथड़ा नहीं है। स्पुतनिक उनका मेन, उनका जो स्टेट आप समझ लेंगे। अब ये कहते हैं कि जनाब इंडिया जो है ये क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इस खबर को अगर देखें, वो मीटिंग्स हुई हैं यूएस कौंसल जनरल जेनिफर लार्सन की, जो कि हैदराबाद में जो है वो स्टेशन है, और उनकी मुलाकातें जो हैं वो इंडिया की अपोजिशन से हुई हैं। अच्छा, एक तो वो कहते हैं कि जी मुलाकात हुई है वहाँ पे जो असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात हुई है, ठीक है, और ये जो है एक उनसे मुलाकात हुई है मंडे को। लेकिन दूसरी जो मुलाकातें हैं वो उनकी 2 चीफ मिनिस्टर से हुई हैं। एक उनकी हुई है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, और दूसरी जो है उनकी हुई है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से, ठीक है। एक टीडीपी पार्टी और एक जो है वो ये दूसरी पार्टी, ठीक है। अब इसमें मसला ये है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये इन्होंने प्रपोज, ये जो वक्फ, ये उनकी लोकल पॉलिटिक्स है, इस पर नहीं। लेकिन आगे जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि मोर सिग्निफिकेंटली द इंटेलिजेंस सोर्सेज एक्सप्रेस कंसर्न्स के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिकन डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, और ये चूंकि जिनसे वो मुलाकातें कर रही हैं वो चूंकि मोदी सरकार के इत्तेहादी हैं, इसलिए वो मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो, ये लास्ट पैराग्राफ देखें, sources didn't rule out a possibility of a no confidence motion against the government over differences on वक्फ लॉ। ये एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए मोदी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है
और उसमें जो है वो अमेरिकन एक्टिव हैं। रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से। वो कह रहे हैं इंडिया जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब ये तो बड़ा रौला है। ये जो आंध्र प्रदेश है यहां पर और तेलंगाना, ये वो रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा आईटी की इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पे एक्टिव है, और इसलिए अमेरिका भी एक्टिव है। वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं जो पढ़ते हैं और वापस आते हैं। आईटी हब है सारा, अमेरिकन वहाँ पे बहुत है। तो अमेरिका जो है वो अब ये इंडिया में एक रौला ये पड़ गया है कि मोदी जो हैं उनकी सरकार जिन रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स पे, और साथ ही वो आ गई हसीना वाजिद की क्रिश्चियन स्टेट भी घूम रही है अभी तक सबके दिमागों में कि वो थी नहीं थी, क्या था, इसके पीछे कौन था, हसीना वाजिद को किसने गिराया, कैसे। अब इनकी मुलाकात बकौल रशियन मीडिया के, जो कि इंडिया से रिपोर्ट कर रहा है, इनकी मुलाकातें जो उन लीडरान से हो रही हैं जो कि मोदी के, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कमजोर हुकूमत है ना, तो वो तो डिपेंड कर रही है इत्तेहादियों पे। वो पहले वाली सूरत हाल तो नहीं है 2/3 ऑफ फलाना दिमाग है ना, आपके बार 400 पार क्या था पता नहीं। वो डिपेंड कर रही है जिन पे उनसे अमेरिकन मिल रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रही है मोदी सरकार। साथ ही उधर से बयानात आ रहे हैं धड़ाधड़ किस्म के, इंसानी हकूक, कत्लेआम, माइनॉरिटीज के मसाइल, एक प्रॉब्लम जो इंडिया की डेमोक्रेसी, तो वही हसीना वाजिद जो वहां कर रही थी, तो वही अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर का मीडिया वही चीख रहे हैं लोग सारे। डेमोक्रेसी इंडेक्स आगे पीछे दाएं बाएं, वो सारा वो डॉक्टर के साथ जो बंगाल में इंटरनल मामला है, लेकिन उसका भी एक, अगर तो वो बांग्लादेश की तरफ गया मामला तो फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरनल मामला है, बड़ा अजीब मामला जो वहाँ पे बंगाल में हुआ है खातून के साथ, खातून डॉक्टर के हंगामे हो रहे हैं जिस पे। लेकिन इशू ये है सारा कि ये जो खबर है ये बड़ी अजब खबर है कि CIA जो है इसको, और वहाँ पर फिर जो 24 जो लोकल मीडिया जो BJP और RSS का है, उन्होंने फिर इसको इसी तरह से खबर को ये रंग दिए कि CIA में यूज आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च टू मेक चंद्रा बाबू नायडू स्विच साइड्स। चलें जनाब, यानी इस खबर के अंदर जो गुफ्तगू है उस गुफ्तगू में से ये निकाल के ये चीज आ गई, तो ये वहां टुक 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 अब चलना शुरू हो गई है कि मोदी सरकार जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। उसको जिस वक्त इशारा हुआ उनके इत्तेहादियों को जिनसे अमेरिकन मिल रहे हैं, जैसे वो पीटर हास बेचारा वहां पे और डोनाल्ड लू हर जगह वो गुटर पुटर हो गया, वो हसीना वाजिद, बाद में पता चला कि वो तो इंडिया को, तो अब इनकी नजर उस पे के अंदर कोई गड़बड़ होके मोदी सरकार को गिराने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। मुझे कोई ये बताया कि अमेरिका, देखें आपको पता है मैं बड़ा बहुत, अगर पिछले कई सालों से जो लोग जो भी 2 4 5 10 लोग प्रोग्राम भी देख लेते हैं, मैं बड़ा ज़बरदस्त, यानी बड़ी हमेशा तारीफ़ की है मैंने जयशंकर जी की, बड़े ज़बरदस्त फॉर्म है, और उसी इज्जत और एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने उद्देश्य से बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दें। जितना सत्यानाश, मतलब अजीब ही हो गया बस। मेरे जो उनके बारे में तासुब था वो बिल्कुल ठुस दबड़दूस, बिल्कुल। ये मुझे उनको बांग्लादेश का नहीं पता चला, अब उनको अपने ये नहीं पता चल रहा कि इसके पीछे अमेरिका है, ये डिस्टेबलाइज हो रही है अगर हुकूमत मोदी साहब की, और एशियन मीडिया कोट कर रहा है, और ये उस वक्त कोट कर रहा है जब उन्होंने यूक्रेन जाना है और वो मॉस्को से वापस आए हैं, और रशिया उनके बड़ा करीब है और सरकारी मीडिया वहाँ का, मतलब ऐसे कोई चलता फिरता रशिया का मीडिया, रशिया में तो मीडिया इस तरह नहीं काम करता ना, वो तो स्पुतनिक खबर दे रहा है तो दे रहा है। अब इशू ये है कि ये उधर ईरान, उधर बांग्लादेश, उधर म्यांमार, उधर चाइना, उधर अमेरिका, उधर जो है वो पूरा आपने ये पूरा वेस्टर्न एशिया इसराइल के साथ चले गए, उधर जो नेपाल, उधर जो है मालदीव, उधर ये उधर वो, आखिर में जाके वो अब ये खबरें ये आ रही हैं कि मोदी सरकार को भी अमेरिका गिरा रहा है। यानी मोदी सरकार को भी अमेरिका गिरा रहा है, तो फिर क्या करें? ये कर रहा क्या है फिर? ये क्वाड और ऑकस और ये और वो, अगर ये सूरत हाल हो गई है कि रशियन मीडिया को ये खबर फीड हो रही है, ये बड़ी संजीदा बात है। रशियन मीडिया को ये खबर फीड करवाई जा रही है कि ये आप ये लिखें कि हमारी हुकूमत को अमेरिका गिरा रहा है, तो रशियन मीडिया लिख रहा है, और रशिया तो काम, उन्होंने कहा अच्छा लिख दिया। ये क्या रौला है? तो बराह करम वजाहत फरमाएं कि
जयशंकर जी को हट जाना चाहिए। रिस्पेक्ट भी थिंक टैंक वगैरह इधर पढ़ाई, लेकिन ये नहीं संभाला जाएगा उनसे। ये जो रौला है ना, ये वो मतलब साइड पे हो जाए, वो बड़े इंटेलेक्चुअल से हैं। ये जो रौला रप्पा है ना सारा, इसका सारा मलबा उन पे गिर जाना है। तो बेहतर है कि वो इंटेलेक्चुअल फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं पहले, बड़े ज़बरदस्त हैं। वो किसी जगह कोई थिंक टैंक यूनिवर्सिटी इधर उधर किसी जगह को जाएँ। लेकिन ये रौला रप्पा उनके हाथ से ये निकल गई, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठुस हो गया। अगर मोदी सरकार को भी अमेरिका गिरा रहा है और वो बात नहीं कर पा रहे और वो यूक्रेन जा रहे हैं और रशियन मीडिया कह रहा है, यानी अब इनकी हुकूमत रशिया गिराएगा, चाइना गिराएगा, कौन गिराएगा? यानी रशियंस ने पहले अमेरिका पे डाल दिया। अच्छा, अब ये भी नहीं पता चल रहा कि इन्होंने खुद दिए या रशियन मीडिया ने खुद लिख दिए। इतनी बड़ी खबर, ही छोटी खबर नहीं है। रशियन मीडिया है, स्पुतनिक खबर दे रहा है और खबर दे रहा है कि इंडिया मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, इंडिया की तो तरदीद भी नहीं हो रही कि नहीं हम मॉनिटर करेंगे, ये उधर से करके नो कॉन्फिडेंस ला के इनकी हुकूमत गिरा देंगे। ये खबर उस वक्त आ रही है जब मोदी साहब जो है वो जा रहे हैं यूक्रेन, पोलैंड जाएंगे, पोलैंड से ट्रेन में बैठ के यूक्रेन जाएंगे। तो ये एक नई साजिश पक रही है मोदी सरकार के खिलाफ। अब इसको कैसे रोका जाए, इसको हम कैसे नाकाम बनाए? पहले तो जयशंकर जी को बीच में से हटाए ना, लेकिन ये साजिश जो है ये पकना शुरू हो गई। ये पकते पकते जो है ये अब बांग्लादेश में से यहाँ पर आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो है वो रशियंस ने खबर दी है, तो बहुत बड़ा रौला है। अच्छा, फिर जो है वो अब आप देखें कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार कमज़ोर है। ये खबर पढ़ के ये अंदाज़ा हो रहा है, अगर इसको ये पूरी आप रशिया की इस स्टोरी को पढ़ें, स्पुतनिक की, तो इस स्टोरी से पता ही चलता है कि वो बिल्कुल इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है। और एक यानी ये इलेक्शन, और इसमें फिर एक और बात भी है, इसमें एक और बात भी, वो इस स्टोरी को पढ़े तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। इसमें और नीचे जाए ना, वो कहते हैं कि मोदी के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई इलेक्शन से पहले, ये बिल्कुल तकरीबन वैसी थी जैसे हसीना वाजिद के खिलाफ चलाई गई थी कि वो ना इक़्तिदार में, अमेरिकन ने। और वो चाहते ही नहीं थे कि मोदी जीते, ठीक है, और वो मोदी लेकिन जीत गए, तो मोदी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अच्छा, और उसमें ये अगर आगे जाएं, इसमें हम थोड़ा सा उसको आगे जाके देखें स्टोरी में, तो उसमें फिर एक थिंक टैंक के फाउंडर है, ठीक है, उनका नाम है उसानस फाउंडेशन के, वो हैं डॉक्टर अभिनव पांड्या, ठीक है। उन्होंने स्पुतनिक इंडिया से बात करते हुए कहा कि जेन्युइन एप्रिसिएशंस हैं कि यूएस जो है वो उन फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है जो कि इंडिया में इंसाइट कर रहे हैं अनरेस्ट को। खास तौर पे स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है बीजेपी और आरएसएस के सर्कल्स में कि यूएस जो है वो सीरियस इंटरवेंशंस कर रहा है इन द कोर्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। पहले लोकसभा में किए थे, सीकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिफीट ड्यू टू हिज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। यानी इसको किस तरह से, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन दैट अमेरिकन्स आर अप टू समथिंग इन इंडिया, कुछ कर रहा है इंडिया में, ठीक है ना। क्या है अभी तक इसको वाज़े होना ज़रूरी है। वी डोंट हैव कॉन्क्रीट एविडेंस, लेकिन एक वाइड स्प्रेड परसेप्शन है। अच्छा, गेम्स प्लेड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, सारी डेवलपमेंट, फॉरेन डिप्लोमेट पर्टिकुलरली यूएस डिप्लोमेट्स आर मीटिंग ऑपोजिशन पॉलिटिशियन ऑन रेगुलर बेसिस, देयर इज मैटर ऑफ कंसर्न। ये उनके थिंक टैंक ने के सरबराह ने, जो कि सरकारी थिंक टैंक है उनके, या सेमी सरकारी होगा जो भी, उन्होंने स्पुतनिक को ये भी बता दिया। अब ये एक नई स्टोरी आई है कि वो वहाँ पर मोदी सरकार को गिराने में अमेरिकन इन्वॉल्व हैं। अमेरिका तो इत्तेहादी हैं, आखिरी इत्तलात आने तक अमेरिका का तो इत्तेहादी हैं मोदी सरकार के। तो वो अगर गिरा रहे हैं तो हसीना वाजिद की तरह ये अनरेस्ट पैदा, ये या तो तरदीद हो जाए, इसकी बिल्कुल सख्ती से तरदीद हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अखबार भी नहीं है, ये रशिया का है स्पुतनिक। तो ज़रा क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी डिटेल्स तो रशियन मीडिया तो नहीं घूम रहा ना अमेरिकन डिप्लोमेट्स के पीछे, तो ये तो इंडिया ने दी हैं और बात भी की उनके थिंक टैंक ने। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। जयशंकर जी अलग हो जाए, वो बच बचा के निकल जाए, वो, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मैं बताऊँ, ये बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल मतलब ये अजीत देवल के सर पे मलबा गिर जाए तो बेहतर है।
ये जयशंकर तो बिल्कुल ही उनका पूरा जो है ना इसमें लपेटे में आ गया। कैरियर को बात ही करने के लिए नहीं है कि आखिर में वो अमेरिका साजिश कर रहा है, मोदी सरकार को गिराने की अमेरिका साजिश कर रहा है। अभी तो आईमैक और क्वाड और ऑकसस और ये क्या था सारा, तो ये बड़ी एक मगर इसको हम कुछ कर नहीं सकते। अगर साजिश कर ही रहा है तो फिर वो हम कैसे नाकाम बना सकते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ जयशंकर जी से गुजारिश कर सकते हैं आप अलग हो जाए बीच में। और ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि रशियंस को इंडिया कह रहा है कि अमेरिका हमारी हुकूमत गिरा रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवा के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।